नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी इस क्लास में। आज की क्लास का जो विषय है वो है भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। इसके बारे में ये क्लास रहने वाली है और इस पूरी क्लास में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और किस प्रकार से अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे हमारी आज की इस क्लास में, जिसका विषय है भारतीय राज व्यवस्था और संविधान। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम आरएस के न्यू सिलेबस पे आधारित जो जानकारी है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था और संविधान। संविधान का परिचय। संविधान है क्या बेसिकली? तो संविधान एक संहिता है। अब किस चीज की संहिता है? तो संविधान नियमों और कानूनों की एक संहिता होती है। नियमों और कानूनों की एक संहिता होती है। संविधान क्या होता है? संविधान नियमों और कानूनों की एक संहिता होती है या नियमों और कानूनों का एक पुंज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन संचालित होता है। उस देश की शासन व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे कि आज भारतीय संविधान ने बांट रखा है। पूरे भारत का जो शासन संचालन होता है वो संविधान में लिखे नियमों और कानूनों के आधार पर होता है और उसने अलग अलग शासन के स्तरों को बांटा है, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, इनको अलग अलग शक्तियां भी प्रोवाइड करवाई गई है। ये किसने प्रोवाइड कराई है? तो संविधान ने प्रोवाइड करवाई है। क्या संविधान हाली यानी कि संविधान क्या नवीनतम अवधारणा है? संविधान क्या नवीनतम अवधारणा है? तो जी नहीं। संविधान जो है एक बहुत पुरानी अवधारणा है जो कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कैसे चली आ रही है? यानी हुआ ये कि जब इंसान नोमैडिक एरा में था, नोमैडिक एरा का मतलब है जब खाना बदोश था, इंसान की जरूरतें सिर्फ इतनी सी थी, सुबह उठना है, दिन भर शिकार करना है, शाम को उसको पका के खाना है। ठीक है, ये चीजें हुआ करती थी, यानी कि एक आदि मानव जैसा जीवन इंसान व्यतीत करता था। धीरे धीरे इंसान का मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ। ठीक है, धीरे धीरे इंसान का जीवन परिवर्तित होने गया और इंसान ने परिवार बनाया। परिवार के भी कुछ बेसिक नियम हुआ करते थे। पुरुष ये करेगा, स्त्री ये करेगी। यानी कि पुरुष का काम होता था शिकार करना, शिकार करके शिकार घर पे लाना। स्त्री का काम होता था घर की देखभाल करना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक नियमों के अंतर्गत होता था। तो इन नियमों को क्या कहा गया? संविधान, क्योंकि संविधान तो ये भी है। फिर धीरे धीरे परिवार से कबीले बने, कबीलों से समाज बना, समाज से एक कुनबा बना, फिर राज्य की अवधारणा भी आई। तो इस समाज को चलाने के लिए कुछ नियम गठित हुए जिनको स्मृतियां कहा गया। यानी कि वैदिक एरा की बात करें तो भारत में वैदिक काल से ही कानूनों की एक सूचीबद्ध लिस्ट हमें देखने को मिलती है। यह सूचीबद्ध ज्ञान हमें मिलता है। कैसे? धर्म की अवधारणा आई। धर्म का मतलब यहां पर होता है कर्तव्यों से। अब ये कर्तव्य कैसे होंगे? नैतिक होंगे या अनैतिक होंगे? तो नैतिकता और अनैतिकता को स्पष्ट करने के लिए कुछ ग्रंथ बने। इन ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहा गया, जैसे कि मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। इनमें था क्या? इनमें ये चीजें थी कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। इन दो चीजों को डिफाइन किया गया, यानी कि जो नैतिक चीजें हैं उनके लिए तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा और जो अनैतिक है उनके लिए आपको दंडित किया जाएगा। यानी कि वैदिक काल की अगर हम बात करें, किस काल की बात करें? वैदिक काल की बात करें। ठीक है, वैदिक काल। तो वैदिक काल में सबसे पहले कानूनों को डिफाइन किया गया जिसको बोला गया धर्म। ठीक है, और धर्म दो प्रकार के होते थे, नैतिक और अनैतिक। ठीक है, अनैतिक और नैतिक। ठीक है, धर्म को ही संहिता कहा गया, धर्म को ही कर्तव्य कहा गया और ये दो प्रकार के होते थे। अनैतिक यानी कि नैतिक जिसके लिए पुरस्कृत किया जाता था और अनैतिक जिसके लिए दंड दिया जाता था। तो यह भी एक प्रकार का संविधान माना जाता है।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्य को डिफाइन किया गया। राज्य क्या होना चाहिए? एक निश्चित जनसंख्या हो, उसके पास एक निश्चित शक्ति हो और एक निश्चित क्षेत्रफल हो, जिसको क्या बोलते हैं? राज्य। तो वक्त बीतता गया और राज्य की जो अवधारणाएं हैं वो आती गई। यानी कि राज्य किसे कहते हैं? राज्य यानी कि स्टेट। स्टेट क्या है? तो प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वानों ने राज्य की कई परिभाषाएं दी, या कहे सामान्य तौर पर अगर कहे तो राज्य वह क्षेत्र होता है जिसके खुद के पास में संप्रभुता हो, एक निश्चित जनसंख्या हो और एक निश्चित एरिया ऑक्युपाइड करता हो, उस क्षेत्र को जो है राज्य कहेंगे। अब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। नैतिकता और अनैतिकता होती है। नैतिकता जो है वो ये चीज सिखाती है कि समाज में रहना कैसे है, और अनैतिकता ये है कि समाज में क्या करे जिसके कारण हमें दंड मिले। तो इन चीजों को यानी कि नैतिकता और अनैतिकता, नैतिकता और अनैतिकता, इन दो चीजों को डिफाइन करने के लिए कुछ संहिताएं बनी, कुछ कोड बने। क्या बने? कोड। और इन्हीं को कालांतर में क्या बोला गया? संविधान बोला गया, ठीक है। जैसे कि वैदिक काल में भी कुछ कोड बने थे। वैदिक काल में क्या कोड बने थे? वैदिक काल में क्या कोड बने थे? तो वैदिक काल में बने थी मनुस्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसी कई सारी स्मृतियां बनी, जिसमें क्या थे? नियम और कानून थे। नियम और कानून जिनके माध्यम से समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी और न्याय प्रदान किया जाता था। तो ये कुछ प्रारंभिक संविधान के प्रमाण हैं, यानी कि संविधान चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना है तो क्या है, कैसे है, उस प्रकार से हमें देखना है कि संविधान क्या होता है। तो मोटा मोटा संविधान नियमों और कानूनों की एक ऐसी संहिता है जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने शासन को संचालित करता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और शासन के सभी अंगों को यह शक्तियां प्रदान करता है ताकि वो अपनी अपनी भूमिका में अच्छे से काम कर सके, अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। अब क्या संविधान लिखित ही होता है? तो जी नहीं, संविधान क्या होता है? मौखिक संविधान भी होता है। जैसे एक परिवार का उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक फैमिली का उदाहरण लेके आप समझिए। जैसे कि हर परिवार के, हर समाज के कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते, लेकिन उनको मानना बहुत जरूरी होता है। यानी कि एक परिवार में कुछ नियम होते हैं, इन नियमों से अगर हम बाहर जाते हैं तो पिताजी माताजी हमें दंड देते हैं, और इन नियमों के अंदर ही हम रहते हैं। हमारे जो घर का जो डेकोरम होता है उसी को संविधान बोलते हैं। अगर उसी के अंदर हम रहते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, अगर उसी के बाहर अपन निकलते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि घर का एक नियम है कि 8 बजे से पहले आप घर आ जाओ, उसके बाद में आए तो आपको डांट फटकार मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर 8 बजे से पहले आ जाते हैं तो हमें डांट फटकार नहीं मिलती। 8 बजे के बाद अगर हम आते हैं तो हमें क्या पूछा जाता है, क्यों आए, कैसे आए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, किस कारण से आप रुक गए। अगर वैध कारण होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अवैध कारण होता है तो हमें पिटाई भी मिलती है, हमें डांट भी मिलती है। तो कुछ ऐसे जो मौखिक नियम होते हैं उनको भी जो है संविधान की परिकल्पना में शामिल किया जाता है, संविधान के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन खैर वो एक अलग विषय है। हमारा जो विषय है ये है, उसमें नियमों और कानूनों की लिखित संहिताओं को ही संविधान कहा जाता है, और भारत राज्य भी जो है एक संविधान धारण किए हुए है, जिनके माध्यम से भारतीय संविधान के माध्यम से ही जो है राज व्यवस्था और उसका शासन संचालित होता है, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान के वर्गीकरण की, तो संविधान को कई सारे भागों में विभाजित किया गया है, शक्तियों के आधार पर, संसद की शक्तियों के आधार पर, ठीक है, संशोधन के आधार पर, निर्माण तथा विकास के आधार पर। इन सभी चीजों के आधार पर संविधान का वर्गीकरण भी सुनिश्चित किया गया है। इन सभी संविधानों का वर्गीकरण हम समझते हैं क्या है, कैसे है। तो शक्तियों के आधार पर जो संविधान का वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है,
इसको समझिएगा दोस्तों। तो शक्तियों के आधार पर संविधान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परिसंघ, दूसरा है संघात्मक और तीसरा है एकात्मक। तो यहां पर परिसंघ को समझते हैं। परिसंघात्मक संविधान होता क्या है? ठीक है दोस्तों, क्या था परिसंघात्मक संविधान? परिसंघात्मक संविधान, अब ये होता क्या है समझिएगा दोस्तों। परिसंघात्मक संविधान होता क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ ये, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बट गया। पहला यूएसएसआर जिसको बोलते हैं सोवियत संघ रूस, और दूसरा था यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस जो था वो एक अलग गुट बन गया था और अमेरिका जो है एक अलग गुट बन गया था। अब होता यह है कि रूस की विचारधाराओं को मानने वाले जो देश थे वो यूएसएसआर में शामिल हो गए थे और उदारवादी विचारधारा या कहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए। अब चूंकि परिसंघात्मक संविधान की बात चल रही है तो हमें समझना होगा सोवियत संघ रूस को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में होता है ये दोस्तों कि रूस की विचारधारा जो होती है वो साम्यवादी विचारधारा होती है। ठीक है, एक सामाजिक विचारधारा होती है जिसको साम्यवादी विचारधारा भी बोलते हैं। तो होता यह है कि रूस की विचारधारा को फॉलो करने वाले जो देश थे, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है, बुल्गारिया, ऐसे बहुत से जो देश थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये रूस के आसपास के जितने भी जो देश थे ये कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा के देश थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम सब में बड़ा कौन है? हम सब में बड़ा है रूस, क्षेत्रफल के आधार पर भी और शक्ति के आधार पर भी। तो क्यों ना हम रूस के साथ ही मिल जाए ताकि हम साम्यवादी देश मिलकर जो है एक विश्व पटल पर हमारी शक्ति विकसित कर सके। तो इसीलिए इन सभी साम्यवादी भाइयों ने मिलकर बड़े भाई रूस के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया या कहे एक संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन। और इस संगठन को ही कहा गया यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस। अब ये सारे देश जो है रूस के नेतृत्व में इकट्ठित हो गए, एक पुंज के रूप में आ गए, एक इकट्ठा शक्ति के रूप में आ गए और ये एक ही विचारधाराओं पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन सभी देशों की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम कानून बने उस नियम कानून को भी तो संविधान कहा जाता है। यानी कि इस संगठन को यानी कि यूएसएसआर को यानी कि समझिएगा दोस्तों, यूएसएसआर जो कि एक संगठन था, साम्यवादी संगठन था, साम्यवादी संगठन जो था साम्यवादी संगठन जो था, इस संगठन को संचालित करने वाले नियम यानी कि इस संगठन को संचालित करने वाले नियम इस संगठन को संचालित करने वाले नियम को कहा गया, कौन सा संविधान कहा गया? तो उसको कहा गया या उस संविधान को नाम दिया गया, जो दिया गया वो दिया गया परिसंघात्मक संविधान। क्या नाम दिया गया? परिसंघात्मक संविधान नाम दिया गया। ठीक है, परिसंघ का मतलब ही यही होता है देशों का समूह। यानी कि यहां पर अगर बात करें परिसंघ क्या होता है ये आप समझिए, यानी कि साम्यवादी संगठन को संचालित करने वाले जो नियम कानून थे उन नियम कानूनों को परिसंघात्मक संविधान कहा गया। अब यहां पर परिसंघ का मतलब जो होता है, परिसंघ का मतलब यहां होता है दोस्तों, परिसंघ का मतलब होता है देशों का संगठन, यानी कि अलग अलग देशों का समूह या देशों का संगठन। ठीक है, इस संगठन को चलाने वाले जो संविधान होते हैं या नियम कानून होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं परिसंघात्मक संविधान।
ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो जब कई सारे देशों का गुट मिलकर एक गुट बनाता है और उस गुट को, यानी कि अब यहां देखना, अलग अलग विचारधारा वाले देश जो है एक गुट कभी नहीं बनाएंगे। जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, एक ही दिशा में सोचने वाले जो देश है, वो ही आपस में मिलेंगे और एक गुट बनाएंगे। उसी गुट को हम बोलते हैं परिसंघ, और उस गुट को संचालित करने वाले नियमों को बोलते हैं या कानूनों को बोलते हैं परिसंघात्मक संविधान। ठीक है, तो संविधान की शक्तियों के आधार पर एक ये विशेषता भी है कि संविधान शक्तियों के आधार पर परिसंघात्मक संविधान भी होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान में कहीं पर भी परिसंघात्मक संविधान लागू है? तो जी नहीं, वर्तमान में कहीं पर भी परिसंघात्मक संविधान लागू नहीं है। 1951 तक लास्ट यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में लागू था, उससे पहले उसके बाद में कहीं अभी लागू नहीं है, वर्तमान में लागू नहीं है। 1991 को जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया तो ये संविधान भी समाप्त हो गया, और जब विघटन हुआ तब 15 देश बने। ठीक है, 15 देश, अलग अलग 15 देश बने, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये जो है तान तान वाले देश ये बने। ठीक है, आगे चले। फिर है दोस्तों संघात्मक संविधान। अब संघात्मक संविधान क्या है इसको समझिए। संघात्मक संविधान या कहे संघीय संविधान, संघीय संविधान, संघीय संविधान का मतलब ही आप समझिए कि संघ यानी कि नाम में ही छुपा हुआ है संघ। क्या है? संघ। संघ का मतलब होता है यहां केंद्र, यह शक्तिशाली होता है, यानी कि संघ या केंद्र जो है इस संविधान में बड़ा शक्तिशाली होता है। यहां पर राज्यों की भूमिका जो है वो सॉरी यहां पे समझिएगा कि संघ शक्तिशाली नहीं होता है। संघीय संविधान या संघात्मक संविधान जो होता है, संघात्मक संविधान जो होता है उसमें राज्य और केंद्र यानी कि संघ या कहे केंद्र तथा राज्य यानी कि स्टेट, ये दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र होता है। ठीक है, अपनी अपनी जगह स्वतंत्र होता है। संघ जो है राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है और राज्य संघ के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। संघीय संविधान या संघात्मक संविधान अगर हम कहें, इसी को हम संघात्मक संविधान कहते हैं। तो संघात्मक संविधान जो है, संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान जो है इसमें होता यह है दोस्तों कि राज्य जो होते हैं यानी कि स्टेट जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, स्टेट जो होते हैं, उनके बीच में समझौते का परिणाम होता है। यानी कि जब कई सारे राज्य मिलकर एक समझौता करते हैं, समझौता किस बात का? समझौता इस बात का कि हम सब मिलकर एक शक्तिशाली संघ बनाते हैं या केंद्र बनाते हैं, और वो केंद्र जो है पूरे विश्व में जो है हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो यही सोच करके सभी राज्य जो है एक संघ बनाते हैं। उसी संघ के संविधान को कहते हैं संघात्मक या संघीय संविधान। इसका अच्छा उदाहरण माना जाता है अमेरिका। अमेरिका जो है 50 राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी नाम से ही स्पष्ट होता है संयुक्त राज्य, यानी कि सभी राज्य इकट्ठा होकर अमेरिका का निर्माण करते हैं। अब होता यह है जहां कहीं भी संघात्मक संविधान लागू होता है, मुख्य रूप से अमेरिका को यहां पे समझिए, तो यहां पर राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं। अब यहां पर दोहरी नागरिकता भी पाई जाती है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि अमेरिका की तो नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो है राज्य की भी नागरिकता मिलेगी। कैसे? अगर आप अमेरिका के किसी प्रांत में रह रहे हैं, जैसे कि टेक्सास प्रांत में रह रहे हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो आपको कैलिफोर्निया की भी नागरिकता मिलेगी, टेक्सास की भी नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा आप जो है अमेरिकी नागरिक भी कहलाओगे। अब होता यह है कि संघीय संविधान या संघात्मक संविधान जो होता है केंद्र को भी अपनी कुछ विशिष्ट शक्तियां देता है और राज्य को भी अपनी कोई विशिष्ट शक्तियां देता है। यहां पर राज्य अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है और केंद्र जो है, संघ जो है, अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। अब यहां पे होता यह है कि संघ राज्य के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता और राज्य भी जो है
किस अमेरिका या संघ के क्षेत्र में जो है अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि दोनों इंडिविजुअल है, ठीक है, दोनों ही सरकारें, यानी कि संघ सरकार अपने कार्य को लेकर स्वतंत्र है और राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने कार्य को लेकर स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, अब इस संविधान की विशेषता देखिए। इस संविधान की विशेषता है दोहरी सरकार होती है, दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र और राज्य को बराबर शक्तियां मिलती है। यानी कि यहां पर ये जो एक और विशेषता होती है, या संघीय संविधान और संघात्मक संविधान जो होता है, ये एक प्रकार का कठोर संविधान होता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसकी संविधान में कठोरता ज्यादा पाई जाती है, यानी कि एक संविधान, ये संविधान जो होता है कठोर संविधान ज्यादा होता है, यानी कि इसमें कठोरता ज्यादा पाई जाती है। अब कठोरता का मतलब है कि कोई पत्थर का बना संविधान नहीं है, मतलब इसमें संशोधन करना बेहद मुश्किल होता है, एक बहुत कठोर प्रक्रिया के माध्यम से इसमें संशोधन किया जाता है। तो यह है संघात्मक संविधान या कहे संघीय संविधान, जो कि मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है, जहां राज्यों के समझौते का परिणाम होता है संघ, और दोहरी सरकारें होती है, राज्य की अलग सरकार होती है, केंद्र की अलग सरकार होती है। संविधान ने दोनों को ही शक्तियां बांटकर दी है और दोनों ही उन शक्तियों के अधीन अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, दोनों ही एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। ठीक है, और नागरिकता भी जो है अलग अलग होती है। फिर अगर हम बात करें एकात्मक संविधान का, तो एकात्मक संविधान होता क्या है? एकात्मक संविधान जो होता है दोस्तों, समझिएगा, एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक संविधान में होता है दोस्तों बेसिकली कि यहां पर राज्य कमजोर होते हैं और संघ मजबूत होता है, यानी कि संघ जो होता है या कहे केंद्र जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली, यानी कि शक्तिशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली होता है और कहे ज्यादा मजबूत होता है। जबकि राज्य जो होते हैं, यानी कि राज्य, ये राज्य जो है संघ की अपेक्षा, संघ की अपेक्षा कम शक्तिशाली होता है। क्या होता है? कम शक्तिशाली होते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एकल नागरिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है, यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, एकल नागरिकता पाई जाती है। यहां पर जो है संविधान की जगह संसद मजबूत होती है, यानी कि यहां पर जो है संसद मजबूत होती है, संसद मजबूत होती है। ठीक है, संसद की ज्यादा चलती है, संविधान से ज्यादा संसद की चलती है। और इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं, यूके बोलते हैं और आम बोलचाल में अपन इसको ब्रिटेन बोलते हैं। यानी कि ब्रिटेन में जो है एकात्मक संविधान को अपनाया गया है। और एकात्मक संविधान का मतलब यह होता है कि यहां पर जो है राज्य जो है संघ के अधीन है और संघ ज्यादा शक्तिशाली है राज्यों से। ठीक है दोस्तों, संघ ज्यादा शक्तिशाली कैसे है? यानी कि संघ को ज्यादा शक्तियां देता है ये संविधान और राज्यों को कम शक्तियां देता है। यहां पर एकात्मक नागरिकता है, यानी कि आप ब्रिटेन के किसी भी राज्य के नागरिक क्यों ना हो, आप ब्रिटेन के ही नागरिक कहलाएंगे, यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट आप धारण करेंगे। इसके अलावा यहां इसके संविधान ने संसद को बहुत शक्तिशाली बनाया है, यानी कि ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा ब्रिटिश संसद कुछ भी काम कर सकती है। मतलब आप समझिए कि संसद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ब्रिटेन में। तो जिन देशों में संसद ज्यादा शक्तिशाली होती है, राज्य कमजोर होते हैं, उन देशों में एकात्मक संविधान पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहां पे विधि का शासन है। ठीक है, विधि के शासन को ये अपनाते हैं। तो ये है एकात्मक संविधान। मोटा मोटा आप समझिए कि एकात्मक संविधान होता क्या है। तो शक्तियों के आधार पर जो संविधान का वर्गीकरण किया था, परिसंघात्मक संविधान जो कि यूएसएसआर का संविधान था, संघात्मक संविधान जो कि मोस्टली अमेरिका में पाया जाता है, और एकात्मक संविधान जो कि यूनाइटेड किंगडम या कहे ब्रिटेन के संदर्भ में हमने समझा। अब कार्यपालिका के आधार पर भी जो है
संविधान को बांटा गया है। संविधान कौन कौन से होते हैं कार्यपालिका के आधार पर? तो संसदीय संविधान और अध्यासात्मक संविधान। अब यहां देखिए, तो संसदीय संविधान दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ऐसा संविधान जहां संसद को ज्यादा शक्तियां मिलती हो। संसद जो है वो करे, वो लोह की लकीर होती है, पत्थर पर खींची हुई लकीर होती है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। यानी कि जिस देश में संसद सर्वाधिक शक्तिशाली है, उस देश को जो है हम कहेंगे संसदीय संविधान पर आधारित है। ठीक है, कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। संसद ने जो नियम बना दिया वही संविधान के ऊपर है। तो संसद जहां शक्तिशाली होंगी, जहां बहुत ज्यादा पावर, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका से भी अधिक अगर संसद को शक्ति मिलती है, तो उस संविधान को बोलते हैं संसदीय संविधान। अध्यासात्मक संविधान का मतलब होता है यहां पर अध्यक्ष, यानी कहां का अध्यक्ष, मतलब कार्यपालिका का अध्यक्ष। समझना दोस्तों, यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष मतलब कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख। अब कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में भी राष्ट्रपति है, तो बाकी सब जगह भी राष्ट्रपति ही कार्यपालिका प्रमुख होता है। अब जब राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, तो इसको हम अध्यक्ष भी तो कह सकते हैं, सरकार का वास्तविक अध्यक्ष या कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष या अध्यक्ष भी तो कह सकते हैं। तो होता यह है दोस्तों कि ऐसा देश या ऐसी शासन व्यवस्था जहां कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हो, वो और उसके मंत्रिमंडल के मंत्री जो है सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हो, और वो शक्तियां इतनी ग्रहण करता है कि वो बहुत पावरफुल हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। यानी कि आप समझ रहे हैं कि संसद के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, जिस सदन से वो चुना गया है उस सदन के प्रति भी वो और उसकी मंत्रिमंडल उत्तरदायी नहीं है। यानी कि पूर्ण रूप से शासन की सभी शक्ति या कहे कार्यपालिका की सभी शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है या वहां के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो उस संविधान को हम बोलते हैं अध्यासात्मक संविधान। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे दो उदाहरण मैं मोस्टली आपको दूंगा। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का संविधान जो है संसदीय संविधान है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वहां की संसद बहुत पावरफुल है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ काम कर सकती है, ऐसा इतिहासकारों ने कहा। और ये एक फेमस कथन भी है ब्रिटिश संसद को लेकर। अध्यासात्मक संविधान की बात करें तो यूएसए में पाया जाता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में न्यूज में बने हुए हैं पिछले 2-3 महीने से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत शक्तिशाली एक लीडर माने जाते हैं कार्यपालिका में, यानी कि वो अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका आदेश ही शासन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इतना पावरफुल होता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, इसीलिए इसको अध्यासात्मक संविधान कहा जाता है। अगर हम बात करें कि संशोधन के आधार पर संविधान को बांटा गया है, जी हां बिल्कुल। यानी कि संविधान में संशोधन किस किस प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है, तो संशोधन की प्रक्रिया भी है। यानी कि दुनिया में सारे देश है, बहुत से देश है, इन सभी देशों का जो नियम कानून है एक संविधान के आधार पर चलता है। और जब संविधान के आधार पर चलता है तो संविधान में एक विशेष प्रोविजन ये भी होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों और बदलते हुए समाज के रुख को देखकर, नागरिकों के नेचर को देखकर क्या हम संविधान में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी यह परिवर्तन सभी संविधान में है, भारत के संविधान में भी है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो होती है ये 2-3 प्रकार की होती है, कई 2 प्रकार की होती है, कई 3 प्रकार की होती है। ठीक है, भारत में भी 2 प्रकार की है, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इसके अलावा आम बोलचाल में अपन साधारण बहुमत के माध्यम से भी संशोधन को हम पढ़ते हैं, अध्ययन में लाते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं है। साधारण बहुमत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सिर्फ 2 प्रकार के संशोधनों को ही शामिल किया गया है। पहला विशेष बहुमत के माध्यम से और दूसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति के माध्यम से संशोधन।
साधारण बहुमत से जो संशोधन है उसको 368 में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसके माध्यम से भी भारत में संशोधन होते हैं। इसीलिए भारत में हम 3 प्रकार के संशोधन पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 368 में क्या 3 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो जी नहीं। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया दे रखी है, साधारण बहुमत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार को समझते हैं। पहला है लचीला संविधान और दूसरा है कठोर संविधान। लचीला संविधान ऐसा समझिए दोस्तों, संविधान में संशोधन करना बेहद आसान हो जाना, इसको बोलते हैं लचीला संविधान। कैसे? मान लीजिए कि कोई देश है जिसकी संविधान की जो प्रकृति है वो लचीली है, यानी कि बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए, बदलते हुए समाज को देखते हुए, बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए संसद ने जब चाहा तब संशोधन कर दिया। संसद बोली आज ही संशोधन करना है, तो आज ही सब इकट्ठा हुए, बहुमत दिया और संशोधन हो गया। यानी कि एक साधारण प्रोसेस के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से, एक इजी वे में अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो जाता है, बदलाव कर दिया जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं लचीला संविधान, कि बहुत लचीला है, जब संसद ने चाहा तब संशोधन कर दिया, तो इसको बोलते हैं लचीला संविधान। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। अब आता है कठोर संविधान। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन करना बेहद क्लिष्ट है। संशोधन करने के लिए जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। अमेरिकी संविधान जो है एक कठोर संविधान माना जाता है और अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया है जिसको पूर्ण रूप से अपनाना ही जरूरी माना जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां कहीं पर भी कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वहां संशोधन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अलग अलग स्तरों पर उसको जांचा जाता है, कमेटियां बैठती है, पहले सदन से दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उन पर विचार करता है, जरूरत पड़ने पर वापस सदन को लौटा देता है। इसके अलावा कई तो जनता से भी पूछा जाता है, जनता की भी राय ली जाती है। इसके अलावा पक्ष विपक्ष सबको जो है एग्री होना पड़ता है उस चीज पे, तब जाके कहीं संशोधन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है संविधान की कठोर संशोधन प्रक्रिया के अधीन रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जब ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कठोर संविधान को इंडिकेट करता है और इसी को बोलते हैं कठोर संविधान। जिस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सके या परिवर्तन नहीं किया जा सके तो उसको हम बोलते हैं कठोर संविधान। और जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाए, कुछ चीज जोड़ भी सकते हैं, कुछ चीज निकाल भी सकते हैं, तो इस संशोधन को जो है लचीला संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण भी समझ लीजिए। यूके जैसे देश यानी कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देश और यूएसए जैसे देश। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इनका मिक्स रूप अपनाया गया है, यानी कि भारत ने जो है साधारण मतलब लचीले संविधान के माध्यम से भी संशोधन को अपनाया है, तो कठोर संविधान के माध्यम से भी संशोधन को अपनाया है। यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है दोस्तों, वो नम्यता और अनम्यता के बीच के संविधान की है। यानी कि संविधान के मतलब भारतीय संविधान के ऐसे कई सारे प्रोविजंस है जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे कई सारे प्रोविजन है जिसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि संसद आज सोच ले कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसको आधा आधा करके 2 अलग अलग राज्य बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारा संसद साधारण बहुमत से कर देती है। लेकिन अगर संसद को मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में कुछ परिवर्तन करना है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को लेकर, उच्च न्यायालय की शक्तियों को लेकर, कार्यपालिका की शक्तियों को लेकर, राष्ट्रपति की शक्ति को लेकर या उसके निर्वाचन से संबंधित शक्तियों को लेकर अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसे विशेष बहुमत की या कहे स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को लेकर या उनके क्षेत्राधिकार को लेकर अगर परिवर्तन करना है जिसमें राज्य के हित भी निहित हो, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि संसद राज्य सरकारों से भी जो है या राज्य की जो विधान मंडल है, कई विधानसभा होता है, कई विधान परिषद और विधानसभा मिलाकर राज्य के विधान मंडल बनते हैं।
तो उनसे ये राय मांगी जाती है कि भाई ऐसा हम करें या नहीं करें। तो आधे से अधिक राज्य अगर मान जाते हैं उस चीज पे, तो वो प्रोविजन जो है बन जाता है और राष्ट्रपति भी उस पर स्वीकृति देता है और संविधान में संशोधन हो जाता है। तो भारतीय संविधान का एक हिस्सा वो भी है जहां नम्यता दिखती है, लचीलापन दिखता है, और एक हिस्सा वो भी है जहां पर कठोरता देखने को मिलती है। तो भारत ने लचीले और कठोरता के मिश्रण को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, निर्माण और विकास के आधार पर अगर संविधान की बात करें तो पहला है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान की अगर हम बात करें तो समझिएगा दोस्तों, लिखित मतलब और निर्मित। निर्मित कैसे? निर्मित का मतलब होता है कुछ लोगों ने मिलकर बनाया हो, यानी कि भारत में भी एक संविधान सभा हुई जिसमें 390 सदस्य थे प्रारंभ में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस संविधान सभा ने मिलकर अपने संविधान को बनाया एक निश्चित समय अवधि में, यानी कि अगर किसी काम को एक निश्चित समय अवधि में कर दिया जाए और उसको लिख लिया जाए तो इसको बोलते हैं निर्मित तथा लिखित कार्य। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा ने भी भारतीय संविधान को एक निश्चित समय में लिखा और निश्चित समय में उसको बनाया और एक निश्चित समय पर यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया। तो इसीलिए भारतीय संविधान को लिखित और निर्मित संविधान कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित बॉडी ने, मतलब संविधान सभा ने, उसमें कुछ निश्चित लोग थे, उन निश्चित लोगों ने एक निश्चित समय में एक संविधान को बना दिया, इसलिए वो निर्मित और लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे संविधान है, अमेरिका का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, इसमें आते हैं लिखित और निर्मित में। अगर हम बात करें विकसित और अलिखित संविधान की, किसकी? विकसित और अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो ऐसा संविधान जो कि परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ है। परिस्थितियों के अनुसार विकसित मतलब कि आज हमने संविधान में 2 बिंदु लिखे, मान लीजिए कि पूरे संविधान में 2 लाइनें लिखी हुई है, 2 अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। ठीक है, फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और भी कई सारी चीजें आती गई, फिर समाज को ऐसा लगा, सरकार को ऐसा लगा नहीं ये चीज भी संविधान में होनी चाहिए, तो ये तीसरा आर्टिकल भी इसमें लिख दिया। फिर कुछ समय बाद में और भी समाज आगे बढ़ता गया और भी चीजें आती गई और फिर ऐसा लगा कि भाई एक और बात को हमें जोड़ लेनी चाहिए, तो आर्टिकल 4 जोड़ दिया। मतलब देख रहे हैं आप, यानी कि समय के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि एक निश्चित समय में नहीं बनाया गया, एक निश्चित समय में नहीं लिखा गया, तो उसको क्या बोलते हैं? अलिखित और विकसित संविधान इसको बोलते हैं। अब इसकी आधारशिला कैसे है? इसकी आधारशिला ऐसे पड़ती है कि अगर कोई समाज में कोई पुरानी बातें चल रही हो, कोई धार्मिक बातें चल रही हो, कोई परंपरागत बात हो, या ऐसे शासन कानून जो धार्मिक आधार पर या धार्मिक परंपराओं के आधार पर शासन हो रहा हो या परंपराओं के आधार पर शासन हो रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन हो रहा हो, तो उन सभी चीजों को इसमें शामिल कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और लिखने के बाद में धीरे धीरे उनके माध्यम से शासन किया जाता है। और फिर जब जब वक्त बीतता है, समाज के सामने नई नई चुनौतियां आती जाती है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नए कानून बना दिए जाते हैं, तो इसमें जोड़ दिया जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यानी कि इसमें निरंतरता देखने को मिलती है, यानी कि ये रुका हुआ नहीं है, इसमें ये निरंतर है, निरंतर बनता रहता है, बिखरता रहता है, बनता रहता है, बिखरता रहता है, तो ये चीज है। तो इसको बोलते हैं अलिखित एवं विकसित संविधान, जो एक निश्चित समय में नहीं बना हो, एक निश्चित समय में नहीं लिखा हुआ हो, बल्कि उसकी निर्माण की प्रक्रिया निरंतर हो और निरंतर चल रही हो, तो उसको बोलते हैं अलिखित एवं विकसित संविधान। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, आज भी वो संविधान बन ही रहा है, आज भी वो चल ही रहा है। अगर आज मान लो ब्रिटेन के सामने कोई ऐसी अनोखी समस्या आ जाए समाज के सामने, तो ब्रिटेन में एक नई बात जुड़ जाएगी, संविधान में ये चीज है। ठीक है, वहां की कोर्ट ने या वहां की संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया हो या ऐसी कोई बात जो कि वास्तव में अच्छी और संविधान में शामिल करने लायक हो, तो उस बिंदु को भी संविधान में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि निरंतरता देखने को मिल रही है हमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये संविधान के प्रकार है या संविधान का वर्गीकरण है कि संविधान कितने प्रकारों के हो सकते हैं, तो शक्तियों के आधार पर, कार्यपालिका के आधार पर, संशोधन के आधार पर, और लिखित एवं अलिखित या कहे निर्मित और विकसित संविधान के आधार पर ये सारे के सारे संविधान के
वर्गीकरण है, संविधान के प्रकार है, और आज देखेंगे देश और दुनिया में तो इन सभी प्रकारों के संविधान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी एक मिक्स फॉर्म में देखने को मिलेंगे, कई कठोर होगा, ठीक है, कई लचीला होगा, कई अलिखित होगा, विकसित होगा, ऐसे मतलब ये पूरे के पूरे संविधान पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेंगे। हर हर अलग देश या हर अलग गणराज्य की ये अलग अलग विशेषताओं को इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब भारतीय संविधान सभा और संविधान के निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा और उसके संविधान के निर्माण की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण और भारतीय संविधान सभा का बनना ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये बहुत एक अरसों पुरानी मांग है जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से इसको मूर्त रूप दिया गया। होता यह है दोस्तों कि भारत जो है एक लंबे समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। अब जकड़ा रहा तो धीरे धीरे भारतीयों ने अंग्रेजों का व्यवहार समझा, रुख समझा, और भारतीयों को ऐसा लगा कि ये जो कम्युनिटी है ये हमारा आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण करने के लिए आई है। शारीरिक का शोषण का मतलब मेहनत मजदूरी हमसे करवाते थे। सामाजिक ऐसे कि हमारी जो सामाजिक तौर तरीके थे उनमें भी विष घोल दिया था। और जो है धन, यानी कि हमारे जो धन को जो है यहां से निचोड़ते थे और लंदन की थेम्स नदी में जाके, यानी कि यहां से सोखते थे और लंदन की थेम्स नदी में जाके निचोड़ देते थे। ये पूरा अंग्रेजों का प्रोसेस था। जब धीरे धीरे हमने ये प्रोसेस समझा, हमारे लोगों ने ये प्रोसेस समझा, कुछ बुद्धिजीवी भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें इस सरकार से या कहे इस शासन से निजात चाहिए, अब अंग्रेजों को बाहर निकाल के फेंकना है। ठीक है, ये बात तो थी, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन ये कहते थे कि जब तक अंग्रेज हमारे देश से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हमें कुछ प्रतिनिधित्व चाहिए। कहां प्रतिनिधित्व चाहिए? तो हमें भारत परिषद में चाहिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी प्रतिनिधित्व चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए संघर्ष भी होने लगा। ठीक है, अब संघर्ष होने लगा, इंटेलेक्चुअलों की मांगे बढ़ती गई और धीरे धीरे ये भी मांग होने लगी कि भाई भारतीय लोगों को जो है जो कानूनों में भी स्वाधीन, मतलब कहने का मतलब स्वामित्व चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कानून बने वो कानून जो है भारतीयों के हित में भी बने। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट भारतीय संविधान की या भारतीय लोगों के लिए अलग नियम कानूनों की मांग उठने लगी। और संविधान का पहली बार जो जिक्र है वो कब हुआ? तो 1895 में हुआ। यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से पहली बार अंग्रेज सरकार को कहा कि भाई भारतीयों के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए। यानी कि सारे नियम कानून आपके रिकॉर्डिंग है। भारतीयों के रिकॉर्डिंग क्या है? आप जिन लोगों पर शासन कर रहे हो उन लोगों के लिए भी तो नियम कानून होने चाहिए। आप ब्रिटेन में अपने लोगों को कुछ अधिकार दिए हुए हो, उनके हित के लिए भी कुछ कानून बनाए हो, तो भारतीयों के लिए आप क्यों नहीं बना रहे? तो भारतीयों के लिए भी एक नियम कानून हो, एक संविधान हो, ताकि इन लोगों का भी जो है हित हो सके। वरना बिना संविधान और बिना नियम कानून से तो ये जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा हुआ कि आप ही की लाठी आप ही की भैंस, फिर भारतीयों का क्या है? तो भारतीयों के लिए भी नियम कानून या कहीं संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से भारतीयों के लिए संविधान की मांग करी। किसकी मांग करी? संविधान की मांग करी कि भाई संविधान होना चाहिए और इसके लिए एक सभा का भी गठन होना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई, लेकिन अंग्रेजों ने ये बात सुनी और सुन के जो है वो बात एक ठंडे बस्ते में डाल दी। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे। फिर हुआ ये कि 1934 में, यानी कि इससे पहले जो है ना, 1934 से पहले यानी कि 1895 के बाद में एक अधिनियम आया सन 1919 का। तो सन 1919 के अधिनियम में कुछ भारतीयों को स्वामित्व दिया गया या कहे स्वायत्ता दी गई। क्या दी गई? स्वायत्ता दी गई। स्वायत्ता का मतलब यह है कि भारतीय लोगों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में या कहीं भारत परिषद में कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी हुआ ये कि
भारत में क्या होता था कि एक तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी, यानी गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद, मतलब ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्री परिषद होती है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को भी बोलते थे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद। एक भारत परिषद भी होती थी जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व होता था। तो 1895 में जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से कहा कि भाई हमें भी प्रतिनिधित्व दो इन दो चीजों में, ताकि ब्रिटिश सरकार जो भी कानून बनाए तो हमें भी तो पता हो, हमारे प्रतिनिधियों को तो पता हो कि भारतीयों के हित में है या अहित में है, वो भारतीयों के रिप्रेजेंटेटिव तो बन सके इन दो संस्थाओं में। ठीक है, तो इसी बात को सोचते हुए जब 1919 का भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम आया, तो इसी अधिनियम में यानी कि 1909, ध्यान में रखना दोस्तों, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि पहली बार जो है भारतीयों को कार्यकारी परिषद में स्वामित्व क्या, स्वायत्ता दी गई, या कहे भारतीयों का प्रतिनिधित्व उसमें सुनिश्चित किया गया, कुछ एक लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, मोटा मोटा इतना समझिए। फिर हुआ ये 1934। ठीक है, 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से एमएन रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग करी। यानी कि क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों, तो यहां पर देखना 1895 बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग करते हैं, भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। वही 1934 में औपचारिक रूप से इनऑफिशियली एमएन रॉय जो है संविधान सभा की मांग करते हैं। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला ऐसा राजनीतिक दल बना जिसने पहली बार भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग करी औपचारिक रूप से। ठीक है, आधिकारिक रूप से, यानी कि पहला ऐसा राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो पहला ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसने आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग करी, तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब करी, 1935 में करी थी दोस्तों। ठीक है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने यह घोषणा करी थी कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा, अडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से होगा। वयस्क मताधिकार के माध्यम से कैसे, तत्कालीन समय में हुआ यह था कि जो कि 21 वर्ष से ऊपर की आयु का है या 21 वर्ष का है या 21 वर्ष से प्लस का कोई व्यक्ति है, वो अडल्ट माना जाएगा, वो वयस्क माना जाएगा, और वो जो है इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेगा, मत देगा उनको। ठीक है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि 61वां संविधान संशोधन 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के माध्यम से क्या हुआ कि इस वयस्क मताधिकार की उम्र को बदल दिया गया, और बदल के क्या कर दिया गया, यानी कि पहले जो थी वो 21 वर्ष थी। क्या थी दोस्तों, 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष से इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। आज भी आप देखेंगे जो 18 वर्ष का है या 18 वर्ष के ऊपर का है, उसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग एक पहचान पत्र देता है, और उस पहचान के पत्र के जिसको हम बोलते हैं वोटर आईडी, उसके माध्यम से हम पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, सांसदीय के चुनाव में, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, अगर यानी कि ये क्वेश्चन, यानी ये अमेंडमेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से वयस्क मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, तो वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी भारतीय संविधान की मांग को लेकर, जो कि 1895 में भी सक्रिय हो गई, और 1895 में से जोरों शोरों से भारतीय संविधान सभा या भारतीय संविधान की मांग तुल पकड़ गई और निरंतर बढ़ती गई। ठीक है, आगे चले। फिर हुआ ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ ये दोस्तों कि पहली बार क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन कौन करेगी, ब्रिटिश संसद करेगी। अब यहां देखना दोस्तों,
ये क्या हुआ, यानी कि इतनी सारी जब मांग हो रही है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं, एम एन रॉय कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, यानी कि उस समय तत्कालीन बहुत बड़े लोग थे, ये बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। जब ये लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि भारतीयों के लिए संविधान बनना चाहिए और संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तब जाकर अंग्रेजों की कान पे मतलब कान पे जू रेंगी और उन्होंने कहा ठीक है, हम भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे। क्यों, अब ये चीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मांग सक्रिय ज्यादा हो गई 1909 के भारत शासन अधिनियम में और 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है, यानी कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने कुछ कमी छोड़ दी थी, उससे भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। और जब आके 1919 के भारत शासन अधिनियम में कह रहे हैं कि भाई भारतीयों के लिए हम संविधान का निर्माण तो करेंगे, लेकिन भारतीय नहीं करेंगे, कौन करेंगी, ब्रिटिश संसद करेगी। अब ये क्या बात हो गई, जिन पे आप शासन कर रहे हो उन्हीं के लिए आप नियम कानून बनाओगे तो जाहिर सी बात है उनका हित आप नहीं सोचोगे, आप अपना ही हित देखोगे, आप अपना ही हित सांझोगे। यानी कि वही बात हो गई, आप ही की लाठी आप ही का भैंस, यानी कि लाठी के नाम पे कानून है और भैंस के नाम पे भारतीय है। ये बात तो गलत है। अब ये चीज जो है महात्मा गांधी तक पहुंची और महात्मा गांधी ने 1922 में हरिजन पत्रिका के माध्यम से इस अधिनियम की आलोचना की, 1919 के भारत शासन अधिनियम और अंग्रेजों के इस फैसले की आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि भारतीयों के संविधान का जो निर्माण है, यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, भारतीयों की इच्छाओं पर होना चाहिए। इसमें अंग्रेजों की इच्छा कहां काम आएगी, मतलब शासित किसे होना है, शासित भारतीयों को होना है, तो शासन के नियम भी भारतीयों के रिगार्डिंग होने चाहिए। तो अब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से 1919 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना महात्मा गांधी ने करी, तो वो करी हरिजन समाचार पत्र या कहे हरिजन पत्रिका के माध्यम से 1922 में। अब होता यह है कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण की पहली बार कोशिश करी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे, जिसको मोतीलाल नेहरू बोलते हैं, तो मोतीलाल नेहरू ने क्या करा कि पहली बार भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का प्रयास किया। ठीक है, तो पहली बार नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का प्रयास या प्रयत्न किया, जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। लेकिन हुआ ये कि इसको अंग्रेज सरकार ने स्वीकार नहीं किया, मतलब अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, अब यहां पे इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब 1919 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने यह कहा कि भाई भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा, भारतीयों द्वारा नहीं किया जाएगा, तो इसकी आलोचना गांधी जी भी करते हैं, गांधी जी के साथ साथ पूरी कांग्रेस करती है, भारतीय सब करते हैं। यानी कि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि हम गोरे इन कालों पर देव्य स्वीकृति से आए हैं, देवताओं ने हम जो है शासन करने के लिए भेजा है। यानी कि सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे होशियार जो है इस दुनिया में गोरी चमड़ी है, काली चमड़ी या ब्राउन चमड़ी में कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर हम भारतीयों पे शासन कर रहे हैं तो ये देवीय स्वीकृति है, देवताओं ने हमें भेजा है तुम पे शासन करने के लिए, ये बुद्धि थी उनकी। लेकिन उन गोरों को नहीं पता है इस काली चमड़ी में भी इंटेलेक्चुअल बॉडीज पली बड़ी है। तो जब इतने सारी बातचीत हो रही है तब एक अंग्रेज अधिकारी हुए, उन अंग्रेज अधिकारी का नाम है बर्कन हेड। क्या नाम है, बर्कन, या इसको कहीं ऐसे भी लिखते हैं बर्कन हेड। क्या नाम है, बर्कन हेड। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों, अगर तुम में कुवत है, अगर तुम्हारी औकात है तो बना के दिखाओ संविधान। तुम ऐसा कह रहे हो कि हमें ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कानून या संविधान स्वीकृत नहीं है, तो अगर तुम में कुवत है, अगर तुम्हें पोटेंशियल है, तो तुम बना के दिखा दो संविधान। ये बात किसने कही, ये कही थी बर्कन हेड ने, जो कि तत्कालीन भारत सचिव थे। ठीक है, और ये बात किसको चुप गई, ये बात चुप गई पंडित मोतीलाल नेहरू को। जब ये बात पंडित मोतीलाल नेहरू को चुप गई तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने संविधान का जो है निर्माण करना तय कर दिया और एक संविधान बना दिया नेहरू रिपोर्ट के नाम से। भारतीयों के लिए जो पहला संविधान बना वो नेहरू रिपोर्ट थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब अंग्रेजों को लग गई मिर्ची। अब जब अंग्रेजों को लग गई मिर्ची, क्यों लग गई, क्योंकि हम गोरे, ये काले कैसे संविधान बना सकते हैं, तो मिर्ची लग गई। तो इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कर दो अस्वीकार, क्या दिक्कत है।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मांग और बढ़ने लगी संविधान की और संविधान सभा की। तब हुआ 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव यह हुआ कि भारतीयों की निरंतर मांग को देखते हुए अंग्रेजों ने कहा ठीक है, यानी कि आंशिक रूप से। कौन से रूप से? आंशिक रूप से, यानी कि आंशिक रूप का मतलब होता है आम बोलचाल में एकदम लाइटली अंग्रेजों ने कहा हाँ ठीक है, लो बनाओ संविधान, बनाएंगे तुम्हारा संविधान। यानी कि आंशिक रूप से पहली बार अंग्रेज सरकार ने जो है ये स्वीकार कर दिया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि संविधान सभा की गठन की मांग को जो है अंग्रेजों ने जो है अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया और आंशिक रूप से स्वीकार किया, हाँ ठीक है बनाएंगे तुम्हारे लिए। बस ये बात वो हो गई जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा होता है और अपने बाप से जिद करता है। क्या जिद करता है? कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए। तो पापा क्या बोलते हैं लाइटली, हाँ ठीक है तुम्हें खिलौना लाके दिया जाएगा, लेकिन समय नहीं बताते हैं। तो ठीक वही बात है यहां पर अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन कब वो नहीं बताया। ठीक है, संविधान सभा तो बनेगी लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये चीजें या समय नहीं बताएंगे। ये है अगस्त प्रस्ताव, यानी कि एक मीठी गोली दे देना, ये था अगस्त प्रस्ताव। अब अंग्रेजों को हुआ ये कि क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत, यानी कि भारत में संविधान सभा के गठन की मांग को स्पष्ट रूप से जो है अंग्रेज सरकार ने मान लिया। अब क्यों मान लिया, इसके पीछे भी रीजन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में शुरू हो गया था। अब इस समय जो है अंग्रेजों का मुसीबत जो थी गले में थी। अंग्रेजों को अब यहां पर सैनिकों की आवश्यकता थी। अब जब मुसीबत गले में हो या गले के ऊपर जब तेज तलवार लटकी हो तो सबके छक्के छूट जाते हैं। तो अंग्रेजों को भी छक्के छूट गए। अंग्रेजों ने कहा यार द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अपने पास सैनिक नहीं है और सेना की कमी है, तब करे क्या। तब अंग्रेजों ने भारतीयों से जो है मदद मांगी। तो फिर कुछ अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसे तो मदद मांगने अपन जा नहीं सकते, तो भारतीयों की जो वीकनेस है या भारतीयों की जो डिमांड है पिछले कई सालों से चली आ रही, उस डिमांड को जो है मुद्दा बनाकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के भारतीयों को कहा जाए तो वो भारतीय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना में लड़ेंगे या कहे ब्रिटिश सेना की मदद करेंगे। तो वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा ये था, क्रिप्स मिशन के माध्यम से वो मुद्दा ये रखा गया कि भाई भारतीयों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम हमारे साथ हमारे पक्ष में लड़ो, हम क्या करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध जब भी खत्म होगा तब हम तुम्हारे लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संविधान में सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे। तो फिर भारतीयों ने कहा कि देखो गौरव, हम काले जो है इतने भोले नहीं है, ठीक है, हम भी देवताओं के दूत हैं, हमारे यहाँ पे भी रामकृष्ण सब पैदा हुए हैं और हम ही से पैदा, मतलब हमारे यहीं पैदा हुए हैं, हम ही उन्हीं की संतान है, हम भी इंटेलेक्चुअल है। तुम्हारी ये नीति हम पे काम नहीं करेगी। क्या नीति? कि युद्ध में हम लड़ मरे, फिर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो साले थूक के चाटने वाले इंसान हो। तो हमें ये बात मंजूर नहीं है। तो मुस्लिम लीग तत्कालीन एक राजनीतिक संगठन था, तो मुस्लिम लीग ने भी जो है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग के कुछ अलग डिमांड थी कि यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर अलग देश बनाना था। तो मुस्लिम लीग ने तो क्रिप्स मिशन को जो है कैंसिल कर दिया है, क्रिप्स मिशन की बातों को नहीं माना, और कांग्रेस पार्टी ने भी जो है क्रिप्स मिशन की बातों को नहीं माना, यानी कि क्रिप्स मिशन यहां पर विफल हो गया। और होना ही था, क्यों लड़ मरे भाई, हम जब इतने दिनों से मांगते आ रहे हैं कि हमें संविधान सभा दो, संविधान सभा दो, हमारा संविधान बनाओ, तब तक तुम्हारे कान पे तो जुड़ेंगी नहीं। अब जब तुम्हारे गले पे मुसीबत आ पड़ी है या तलवार लटक रही है तो तुम कह रहे हो हम युद्ध, तुम्हारी तरफ से युद्ध में लड़ मरे, और लड़ मरने के बाद में तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पलट गए। तो समझ में आई मेरी बात? तो उन्होंने क्या करा, क्रिप्स मिशन यहां पे हो गया विफल। अब जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया, अंग्रेजों की जो है मदद नहीं करी, भारतीयों ने मदद नहीं करी, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो भी परिणाम हुआ हो, लेकिन उसके बाद में भारत में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान के स्वरूप में एक नया आयाम आया है। कहे भारतीयों की शासन व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मिशन जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ। और कैबिनेट मिशन जब आया तब इसने क्या सिफारिशें रखी, इसने किस प्रकार से जो है संविधान का गठन सुनिश्चित किया, और किस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत संविधान बना, और संविधान निर्माताओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन सिद्धांतों पर वो काम किए, और कैसी कैसी उनकी कार्य करने की प्रणालियां थी, और किस स्थितियों में, किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ, और
कैसे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ये सारी बातें कैबिनेट मिशन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।